नमस्कार, न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम चुनावी खबर अखबार पे नजर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मोनिका और मैं यानी कि दीपिका आपके सामने इस प्रोग्राम को इसलिए लेके आते हैं कि जाहिर सी बात, तमाम जो बड़ी सुर्खियां चाहे वो कल की हो या आज की हो, उन तमाम सुर्खियों को आप बहुत साधारण भाषा में समझ पाए। आपके साथ में दीपिका। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अपनी चाय को तैयार रखिए और चलिए हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि सफरनामा शुरू हो रहा है। और सबसे पहले हम बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी का वादा, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड, ये तमाम बातें जो है मैनिफेस्टो में रखी गई है। जी हाँ, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और इस दौरान आपको बता दें कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की सरकार के लिए नए लक्ष्य गिनाए हैं। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता कानून, 0 बिजली और 3 करोड़ नए घरों को लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब गरीबों को उनका हक मिल रहा है, गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। तो देखिए, आपको अखबार की कटिंग भी दिखा रहे हैं, हेडलाइन दिखा रहे हैं। अमर उजाला अखबार में छपी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा का वादा, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड। यानी कि देखिए, जैसे कि पहले उम्मीद जताई जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी कि इस बार यूसीसी को लेकर भी भाजपा का वादा सामने आएगा। उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी और अब पूरे देश में इसे लागू करने की बात हो रही है। और ये मैनिफेस्टो में बात निकलकर सामने आई है भाजपा के वादे की, जिसमें जिक्र किया गया है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा, ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक देश एक चुनाव, जिसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है, ये मैनिफेस्टो में रखा गया है। और कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी तो पूरे देश में एक देश एक चुनाव के काम होगा और 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। देखिए, देश की चारों दिशाओं के लिए बुलेट ट्रेन होगी, राशन मिलेगा गरीबों को मुफ्त, और हर वर्ग के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण वादे दीपिका भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। देखिए, इसके अलावा देखिए, इस पूरी खबर को बहुत प्रमुखता से तमाम पेपर से छापा है, चाहे वो अमर उजाला हो या फिर दैनिक भास्कर हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, साफ तौर पे देखा जाए मोनिका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि न सिर्फ हम आने वाले दिनों में काम करेंगे, बल्कि जो तमाम योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको रिफ्रेश किया जाएगा, उनमें और तरक्की की जाएगी, उनमें और धार दी जाएगी, जिससे कि वह तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लाभ का सौदा साबित हो। और 10 साल के भी तमाम यूं कह सकते हैं कि अपनी तमाम कार्य योजना को गिनाया गया है। ये बताया कि 10 साल की सरकार में उन्होंने क्या क्या काम किए और अब आगे जो उनका विजन होगा बीजेपी का, वो क्या कुछ विजन रखा है, वो तमाम चीजें बहुत क्लियर रखी हैं। साफ तौर पे आयुष्मान कार्ड की बात कही उन्होंने। इसके अलावा ये भी कहा कि जो देश हित में निर्णय है उसको आगे भी लिया जाएगा। एनआरसी का भी जिक्र कर दिया, यूसीसी का भी जिक्र किया। हालांकि तमाम, आपने देखा होगा मोनिका, जानती होंगी आप भी, कि तमाम राज्यों में इसका विरोध हो रहा है, स्पेशली जो विपक्ष हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि जो देश हित में होंगे निर्णय, वो जरूर लिए जाएंगे। बिल्कुल, तमाम बातें कही हैं। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू हो ही चुका हाँ। है, यानी कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हम ही वो पार्टी हैं जो यूसीसी को लागू कर पाने में सक्षम है। इसे लेकर भले ही विरोध होता रहे, लेकिन ये भी बता दिया गया है कि महिलाओं के हित में है ये, और किसी को क्या ही दिक्कत होगी, क्योंकि सभी नागरिकों को अगर समान अधिकार की बात हो रही है, समान अधिकार दिए जाएंगे, समान उन पर कानून लागू होंगे। इसमें शादी को लेकर कानून बनाए गए हैं, बहु विवाह पर रोक लगाई गई, पहले भी रोक रही है, लेकिन अब इस पर कड़ा कानून है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाए गए हैं। और देखिए, कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी छपा था पुष्कर सिंह धामी का एक अखबार में, अभी मुझे अखबार का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि इससे आपको नुकसान होगा, जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये आपके हित की ही बात कर रहा है। बस जरूरत ये होती है आपकी बिल्कुल जो है कि आप जागरूकता बनाए रखें, आप जागरूक करें लोगों को भी, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है। बहरहाल मोनिका, आगे बढ़ेंगे हम। मोदी की गारंटी शब्दों का खाली माया जाल है, ये खड़गे ने कहा। द हिंदू खबर ने इस प्रमुखता से इस खबर को छापा है। तो साफ तौर पे आपको बता दें, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देखिए, मोदी की गारंटी एम्पटी जगलरी ऑफ द वर्ड सेज खड़गे, यानी कि जो मोदी इस वक्त कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो तमाम जो गारंटियां दी जा रही हैं, वो तमाम जो गारंटियां हैं वो सिर्फ खालीपन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लगातार आपको बता दें कि साफ तौर पर जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि आप कह अलग रहे हैं, कर अलग रहे हैं, यानी कि कथनी और करनी में बीजेपी के कहीं ना कहीं फर्क है। तो फिलहाल देखिए ये बातें जो है ना, ये मोनिका हम कह सकते हैं दोनों के लिए ही यहाँ पर फिट बैठती हैं, क्योंकि चुनावी वादे तो आप बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जब इन तमाम वादों को धरातल पर पूरा करने की बात आती है तो क्या ये तमाम वादे पूरे कर पाते हैं? तो यही एक बड़ी बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही है। और यही आपको बता दें कि जैसे ही मैनिफेस्टो कांग्रेस अपना लेकर आई थी, उसी मैनिफेस्टो को भी धार दी गई और मैनिफेस्टो के बारे में कहा गया कि देखिए आप तमाम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये संभव नहीं है। देखिए ये द हिंदू पेज आपको दिखा रहे हैं, द हिंदू का फ्रंट पेज है ये, जिसमें बीजेपी का मैनिफेस्टो यहाँ पर खबर छापी गई, नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मोदी एट बीजेपी मैनिफेस्टो लॉन्च। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये खबर, और यहाँ पर साथ ही साथ दिखाया गया है मोदीज गारंटीज एम्प्टी जगलरी ऑफ वर्ड्स। ये खड़गे ने कहा है कि सिर्फ शब्दों का माया जाल है। देखिए जाहिर तौर पर अगर मैनिफेस्टो आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो विपक्ष की तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं आना बहुत ही लाजमी हो जाता है। इससे पहले हमने कितने मैनिफेस्टो अभी देखे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रहा हो, आरजेडी का मैनिफेस्टो की बात हो, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात हो, तो ये प्रतिक्रियाएं हैं और ये तो आएंगी ही, लेकिन ये जनता को तय करना है कि उन्हें कौन सा मैनिफेस्टो लोक लुभावन लगता है और ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो अपना विजन हमारे सामने रख रही है, ये अगर सत्ता में आती है तो ये इस मैनिफेस्टो की जो तमाम बातें हैं, जो बिंदु हैं, इन्हें केंद्र में रखेगी और इसे लेकर काम करेगी जनता के हित में। देखो जनता को भी समझ में आता है मोनिका कि तमाम बातें जो आप मैनिफेस्टो के जरिए बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, खुले मंच से कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये तमाम बातें धरातल पे संभव हैं? क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है। आप तमाम बातें कह तो लेते हैं, लेकिन क्या उसे पूरा कर पाते हैं? हालांकि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि अपने शब्द जाल में जो है वो बीजेपी और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसा रहे हैं। लेकिन यदि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो वो भी ऐसा लगता नहीं है मोनिका कि तमाम चीजें बहुत जल्द संभव हो पाएंगी या धरातल पर आ पाएंगी। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो या फिर आरजेडी हो, यानी कि तमाम पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं, लेकिन वादे कैसे धरातल पर उतारेंगे ये भी बातें कहीं ना कहीं जनता को आपको बताना चाहिए। ये तमाम जो आप वादे कर रहे हैं, आप इनको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, आप ये भी तो बताइए। बिल्कुल। और देखिए बहुत दिलचस्प बात एक ये भी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो रहे हैं, चाहे पहले से ही क्यों ना देखें, चाहे उसमें धारा 370 की बात रही हो या फिर उसमें राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, या फिर अगर आप देखें जिस तरह से उसकी बात रही है, यूसीसी की बात हो रही है, हमेशा ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी में रही। इसे लेकर विवाद हमेशा गरमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए इसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बीजेपी यही, इसी बात की बड़ी बात है ना मोनिका, बीजेपी यही कहती है कि जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया। 90 का आप दशक याद करिए ना, 90 में जब 2 सांसद हुआ करते थे, उसके बाद 270 सांसद हुए, लेकिन तब बीजेपी ने एक मिशन पकड़ा। उन्होंने कहा कि हमको राम मंदिर बनाना है, विजय रथ चला और किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने पूरे देश भर में उस रथ को घुमाया। तभी बीजेपी कह रही थी कि राम मंदिर हम बनाएंगे। धारा 370 का जिक्र किया गया था, चाहे वो 2014 का मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, 19 का उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटेगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एनआरसी का मुद्दा हो गया, यूसीसी का मुद्दा हो गया। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो वादे हम कर रहे हैं वो वादे हम पूरा करेंगे। यहाँ पर अब देखिए समझने वाली बात तो ये भी हो जाएगी कि INDA ये गठबंधन के लिए ये तमाम चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को पार पाना है। आप कैसे बताएंगे, कैसे अपना विजन लेके जाएंगे, कैसे जनता को समझाएंगे, ये बड़ी बात है मोनिका। बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि जब से यूसीसी का मैटर सामने आया है, यूसीसी जब उत्तराखंड में लागू हो गया, ये लागू हो रहा था, उसी समय से लगातार विपक्ष जो है इसे लेकर प्रतिक्रियाएं जो है वो दे रहा है और विपक्ष लगातार इसकी आलोचना कर रहा है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे नुकसान किसी को क्या है। अगर समान नागरिक अधिकार लागू हो जाता है, संहिता लागू हो जाती है, तो इससे किसी को कोई भी नुकसान आपकी नागरिकता नहीं जाने वाली है, उल्टा जो वंचित हैं, दूसरे देशों से भगाए हुए हैं, हम उनको यहाँ पर नागरिकता देंगे। बहरहाल मोनिका आगे बढ़े की बात है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंचमाला और माइक सबकी अपनी जुबान,
तो जागरण में खबर छपी है। देखिए, चुनावी रैली लगातार की जा रही है और चुनावी रैली के लिए रणनीतिकार लगातार काम कर रहे हैं। लगातार ये रैलियां जो है वो की जा रही हैं और कैसे व्यू रचना करते हैं वोटर्स पर मनोवैज्ञानिक दांव चला जाता है। दैनिक जागरण ने खबर को विश्लेषण किया है, प्रमुखता से दिखाया है। और देखिए, दीपिका भी आपको दिखा रही है, मंच और माला और माई का भी यही वक्त चल रहा है और सब अपनी अपनी जुबान के जरिए अपना अपना हित साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो आपको पढ़ के भी बताना चाहेंगे हम। चुनावी रैली के लिए रणनीतिकार करते हैं व्यूह रचना, वोटर पर चला जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव, अतिथियों को दी जाने वाले प्रतीक चिन्ह से वोटरों को देते हैं परोक्ष रूप से संदेश, मंच पर किस किस नेता को जगह देनी है इसका भी ख्याल रखा जाता है। तो फिलहाल देखिए, भीड़ से खचाखच मैदान पर भरे मंच पर बड़े नेताओं का जुटान होता है। सतही तौर पर राजनीति को देखने वाले लिए ये किसी भी चुनावी रैली के सफलता का पैमाना हो सकता है, लेकिन उनके लिए कतई नहीं जो चुनावी रणनीतिकार मतदाताओं की नब्ज के जानकार हैं। तो फिलहाल देखिए, साफ तौर पर ये कहा जाता है ना कि आप देखिए, आप चुनाव नहीं लड़ते अकेले, चुनाव के जरिए आप कम से कम उस ऑडियंस को साधते हैं मोनिका, जिनका मकसद ये होता है कि कैसे न कैसे जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी के पक्ष में आ जाएं, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यही एक बड़ी बात है कि तमाम जो रणनीतिकार होते हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं। इसीलिए इस खबर को देखिए, साफ तौर पर दैनिक जागरण ने कहा कि मंच माला माइक सबकी अपनी जुबा होती है, यानी कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आप रणनीति पे ख्याल जरूर रखेंगे, जनता को आप इस पक्ष में करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, आप हमें वोट दीजिए। वोट क्यों दीजिए, ये तमाम चाहे वो झूठी क्यों ना हो बातें, हम सब पार्टियों की बात करें, मंच से तमाम जो नेता हैं अपना हुंकार भरते हैं, अपनी हुंकार भरते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है, किसी ना किसी तरीके से जो वोटर हैं उनको अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में किया जाए। बिल्कुल, वोटर्स को रिझाने की जो कोशिश होती है लगातार। देखिए, इसी कड़ी में मैनिफेस्टो भी रखे जाते हैं, लोगों को ये बताया जाता है, उनके बीच जाया जाता है, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, जनसभाओं के माध्यम से हो, रोड शो के माध्यम से हो, उन्हें ये बताना कि पिछले इतने कार्यकाल में हमने क्या काम किया और अगर हम पार्टी में नहीं थे तो हमारा आने वाले दिनों में विजन क्या होगा और हम किस तरह से विकल्प के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में लगातार मंच जो है वो अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग प्रत्याशियों को मिल रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में हैं और इसी माइक के सहारे आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं और अपनी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप देखना होगा कि जनता किसकी बात सुनती है, क्योंकि सबके पास अधिकार है लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का। हर किसी के पास मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है और वो यकीनन अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे भी। और हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं कि ये जो अधिकार है इससे बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। जरूर जब आपका वक्त आएगा, आपका टाइम आएगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और नतीजे तो 4 जून को दीपिका सामने आ ही जाएंगे। ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और आप अपनी सरकार को जरूर चुनिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए, क्योंकि आपकी भी ये जवाबदेही होती है कि 5 साल तक आप उस सरकार को चुनते हैं। यदि आप वोट नहीं करते तो यकीन मानिए आप उन पर सवालिया निशान भी खड़ा नहीं कर सकते, ये अधिकार भी आपको नहीं मिलता। तो चुनाव जरूर करिए। हालांकि मोनिका, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है, इसके अलावा कुछ और अखबारों में प्रमुखता से जगह मिली है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। देखिए, आपको बता दें, पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को भाजपा के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस खबर को तरजीह दी गई है और इसी के साथ साथ इस खबर को छापा भी गया है। मोनिका आपको दिखा रही है खबर, देखिए। ये देखिए, कांग्रेस डिक्लेयर्स दिल्ली कैंडिडेट्स कन्हैया टू फेस बीजेपी's मनोज तिवारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है। तो कन्हैया कुमार जो है वो अब मनोज तिवारी के सामने चुनावी मैदान में होंगे और देखिए ये ओपोनेंट होंगे, तो दोनों की टक्कर होगी। इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा गया है।
तो अब एक बार फिर से पढ़ के बता देते हैं। आपने इंग्लिश में बताया, जरा हिंदी के तमाम जो दर्शक हैं जो देख रहे होंगे वो भी जरा समझ लें इसको। दिल्ली के सत्ता संग्राम में पहली बार, जी हाँ पहली बार, आमने सामने बिहार के दो दिग्गज होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के बीच में ये मुकाबला है, इसीलिए मुकाबला बहुत रोचक हो चला है। कन्हैया कुमार का मजबूत पक्ष है और मनोज तिवारी की दावेदारी भी मजबूत नजर आ रही है। देखिए कन्हैया कुमार के बारे में जरा आप जान लीजिए। ये पूर्वांचल के छात्र हैं, अच्छे वक्ता इनको कहा जाता है। पिछले चुनाव में हारने के बावजूद भी हमेशा से वो चर्चा में रहते हैं। अल्पसंख्यक वोटरों को भी आकर्षित किया जाएगा, युवाओं में भी पहचान है। अच्छा, कमजोर पक्ष भी जरा जान लीजिए। यहाँ पर पैराशूट प्रत्याशी के रूप में दिल्ली में उतरे। छात्र राजनीति से ही वामपंथ का वो चेहरा बन गया, यानी कि लेफ्ट का चेहरा उनको बना दिया गया था, यानी कि खुद भी बन गए अपनी भाषणों से। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता नहीं रहे, आपकी विचारधारा से भी प्रभावित नहीं है। अच्छा, अब मनोज तिवारी के जिक्र कर लीजिए। मनोज तिवारी फिलहाल यदि हम देखा जाए बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं में शुमार किए जाते हैं। इस सीट से, यानी कि जो सीट पे इस वक्त कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी हैं, दोनों बार यहीं से वो सांसद हुए। पूर्वांचल में अच्छी पकड़ भी है, वक्ता भी अच्छे हैं, पूर्व के विकास कार्यों में उनका योगदान रहा, छवि है राष्ट्रीय नेता की, युवाओं की अच्छी पकड़ है। तो देखिए, मनोज तिवारी इकलौते सांसद हैं जिन पर एक बार फिर से दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें रिपीट किया जा रहा है। और देखिए, जैसा दीपिका ने अभी आपको बताया कन्हैया कुमार के बारे में, कन्हैया कुमार के अलावा कुछ और लोग हैं जिन पर उम्मीद जताई गई है। देखिए, कन्हैया कुमार के अलावा कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतारा गया है और इसके अलावा उत्तर दक्षिण दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चांदनी चौक से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को इस बार टिकट दिया गया है। तो कुल 10 प्रत्याशियों की सूची है और दिल्ली से ये 3 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अपने तय कर दिए हैं जिनका मुकाबला होगा। देखिए, बीजेपी जो है ना मोनिका, वो बहुत सोच समझ के अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि कई दिग्गजों के टिकट जो है बीजेपी ने काटे, लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए, चूंकि हम कह सकते हैं इसी सीट से 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी, और इसी को लेकर बीजेपी का जो भरोसा है वो मनोज तिवारी पर कायम है। 2 बातें हैं, एक तो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और जनता के बीच में, दिल्ली की जनता में उनकी अच्छी पकड़ है। उत्तरी पूर्वी में ये दिल्ली की आप जिक्र करें, यदि हम उस जोन में जाते हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, तो बिहार की जो कम्युनिटी है, बिहारी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है। ये बीजेपी बखूबी समझती है। यही एक वजह भी है कि तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उन तक के टिकट काट लिए गए, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया। और देखिए, इसीलिए चूंकि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बिहार कम्युनिटी है, इसीलिए कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। चूंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में अगर उतरेंगे तो शायद वो वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो बिहारी वोटर्स हैं, उन्हें आकर्षित कर पाने में कामयाब, क्योंकि उनका भी पूर्वांचल कनेक्शन रहा ही है। पूर्वांचल कनेक्शन है, लेकिन अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ना, कन्हैया कुमार के लिए मोनिका जो दिक्कतें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार से सांसद खुद ही रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा उनकी पकड़ जो है मनोज तिवारी की वो जबरदस्त है। यहाँ पैराशूट लैंडिंग हम यदि कन्हैया कुमार को कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर वो नजर नहीं आते हैं। लेकिन दीपिका देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प भी क्या है, उन्हें अपने विकल्प तलाशने होंगे। ये बड़ी बात के पास उन्हें विकल्प के तौर पर उन्हें कन्हैया कुमार का नाम याद आया, तो ऐसे में उन्होंने चुनावी मैदान में उतार ही दिया है। बिल्कुल। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चुनावी खबर अखबार पर नजर में। तो चलिए बात करते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी के प्रचार में पूरा परिवार शामिल है, विकास से सीधा मुकाबला है। दैनिक जागरण पेज नंबर ये खबर छपी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। गडकरी अपने काम पर गर्व करते हैं, कहते रहे हैं कि वोट की भीख नहीं मांगूंगा। हालांकि इस बार उन्हें चिलचिलाती धूप और बारिश के बीच ना सिर्फ जमीन पर उतरना पड़ा है, बल्कि पत्नी, बेटे और बहू को भी प्रमोशन के लिए उतारना पड़ा है। देखिए, विकास बनाम विकास का मुकाबला है। विकास बनाम विकास क्यों कहा जा रहा है, जरा ये देखिए, आपको ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर विकास यानी कि नितिन गडकरी, जिन्होंने पूरे देश में विकास किया, किस तरीके से पूरे देश में यूँ कह सकते हैं कि विकास की गंगा बहाई और इसके ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो मजबूती और धार दी है। चलिए आपको बता दें कि हुआ क्या है कि महाराष्ट्र की उपराजधानी
संतरों के शहर कहे जाने वाले नागपुर के पड़ोसी सीट रामटेक में और इस रैली में संबोधित किया गया था। नागपुर में पहले चरण में मुकाबला होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विकास कार्यों से कांग्रेस के उम्मीदवार नागपुर पश्चिम सीट से विकास ठाकरे। इसीलिए आपको बता दें विकास बनाम विकास कहा गया, यानी कि नितिन गडकरी के विकास पर लगातार भरोसा है बीजेपी को। और यही बात आपको बता दें कि बीजेपी ने ताल ठोक कर कही है और यही एक बड़ी वजह कि एक बार फिर से नितिन गडकरी को मौका दिया गया। और इसीलिए दीपिका मैं एक जोड़ना चाहूंगी कि बीजेपी ने विकास करके दिखाया और कांग्रेस को लगा कि हम कम से कम उम्मीदवार तो विकास को चुनावी मैदान में उतार दें। और इससे दिलचस्प हमारे अखबार होते हैं, वो कितनी बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस निकालते हैं। आप ये देखिए ना, विकास बनाम विकास, यानी कि पहले तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि बार बार विकास क्या रहा है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर विकास यानी कि नितिन गडकरी ने जो जिस तरीके से काम किया, ये वो दूसरा विकास जो कि चुनावी मैदान में उनके अगेंस्ट उनके खड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए जरा, इधर नितिन गडकरी का फेस आपको नजर आएगा, यहाँ पर आप दूसरे विकास देखिए। यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। जरा वो भी बता दें आपको, कांग्रेस को जातीय समीकरण से यहाँ पे बहुत उम्मीद है। जातीय समीकरण से उम्मीद कैसे, जरा ये जानिए आप। कांग्रेस को विकास ठाकरे के जातीय समीकरण से उम्मीद, कुनबी समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। ये कांग्रेस का मानना है कि कुनबी समाज का जो वर्चस्व है इस जगह पर कहीं ना कहीं ज्यादा है, इसीलिए विकास ठाकरे को यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर चूंकि कई महीनों से पाटिल के आंदोलन के यानी कि मनोज जांगरे जो पाटिल हैं उनका आंदोलन चल रहा था, कुनबी समाज का हिस्सा बने, कुनबी आरक्षण में सेंध लगाने की बात करें, भेदभाव के आरोपों को भाजपा ने भी नकार दिया। यानी कि साफ तौर पर आपको देखा जाए भाजपा कह रही है कि आप कितने भी विकास नाम को खड़ा कर लें, लेकिन जीत इस सीट से उसी की होगी जिसने विकास किया हो, और विकास का नारा बीजेपी हमेशा से बुलंद करती है। मोनिका, बिल्कुल, तो लगातार विकास की बात हो रही है और देखना होगा कि नागपुर के संतरे इस बार किसके लिए खट्टे साबित होते हैं, कौन से विकास के लिए। क्या जनता जो विकास अभी देखने को मिला है, नितिन गडकरी ने जो सड़कें बनाई हैं, जो राजमार्ग तैयार किए हैं, या फिर चाहे अटल सेतु की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे हैं। क्योंकि देखा जाए मोदी सरकार में कनेक्टिविटी पर तो वाकई में बहुत जोर दिया गया है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, चाहे अयोध्या को किसी भी अयोध्या को आप कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतर, मतलब अव्वल दर्जे की, बिल्कुल, जो तमाम हमारे देश को दरकार थी। आप ये देखिए ना, तमाम जो लोग यानी कि दूसरे राष्ट्रों से जो आते थे वो इस बात को कहते थे कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, और यदि ये काम किया है तो नितिन गडकरी ने किया ही है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार डेवलपमेंट को लेकर जो बात हो रही है, डेवलपमेंट पर इस बार जो है उसके नाम पर लगातार वोट की अपील की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं और लोगों से कोशिश की जा रही है, लोगों से डिमांड की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि वो विकास के पक्ष में वोट देंगे इस बार। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले चरण में दावे वादों की तपिश देखने को मिली है और जागरण में खबर छपी है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में बिहार की 4 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में महागठबंधन की लड़ाई आरजेडी से होगी और देखिए वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई है। देखिए पहले चरण में हम जिक्र कर रहे हैं, आपको बता दें दावों वादों की तपिश है। 4 सीटों पर होगा बिहार में और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें ये मतदाता चुनेंगे सांसद, यानी कि जमुई की बात करते हैं, बिहार में जो है जमुई आती है, गया, औरंगाबाद और नवादा, यहाँ पर जो होगा मुकाबला। अच्छा, आप इसके आगे जरा देखें इन 4 सीटों पे जो प्रभुत्व है वो किस तरीके से है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में बिहार की 4, जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा, उत्तराखंड की तमाम जो 5 सीटें हैं जिसमें टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा में मतदान होगा। बिहार में जहां राजग का मुकाबला महागठबंधन से होना है, लेकिन पहले चरण की सीटों पर उनके मुकाबले में राजद के प्रत्याशी हैं। वहीं उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होगी। तो फिलहाल देखिए ये जो मुकाबला होगा ना, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है मोनिका, क्योंकि बिहार में इस वक्त आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से जो उठापटक की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से जेडीयू ने दामन थामा बीजेपी का, उसके बाद से ही आपने देखा होगा तमाम तरीके से जो बातें हैं वो उठने लगी थी। हालांकि आपने ये भी देखा होगा पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ यहाँ पर दौरा भी हो रहा है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखें तो अंदर खाने में ही जो है आम सहमति नहीं बन पा रही थी महागठबंधन में। इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये भी एक बड़ी वजह होगी कि आने वाले चुनावों में शायद इन्हें इसका
कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और बड़ी तादाद में समर्थक भी यहाँ पर जुट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैक टू बैक जो है उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह भी वहाँ पर पहुंचे हैं। वहाँ पर अगर हम जेपी नड्डा की बात करें तो तमाम ये जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं ये पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में और एक बार फिर से सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जो लोकसभा की 5 सीटें हैं एक बार फिर से बीजेपी के खाते में, और इसीलिए लगातार काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही दिलचस्पी है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि बीते लंबे दिनों से आपने देखा होगा किस तरीके से चाहे वह खुद ही पार्टी के भीतर, यूं कहे कि INDI गठबंधन के भीतर ही सीटों पे शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाना हो। पूर्णिया उसमें से एक ऐसी सीट थी जिसमें से पप्पू यादव ने अपनी कमान संभाल ली थी। उन्होंने कह दिया था, दावा ठोक दिया था, यूं कह सकते ना कि कदम रख दिया, पैर जमा दिया कि पूर्णिया सीट से तो मैं ही लड़ूंगा। हालांकि देखिए वो तमाम चीजें जो है ना वो बहुत दिलचस्प बनी हुई थी। फिलहाल बिहार में अब 4 सीटों पर वोटिंग होनी है पहले चरण में। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसके पाले में वोट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई है। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो एक मर्तबा फिर से आपको बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को लेकर कई बार टीका टिप्पणी की है, सलमान खान को मारने की सामने चेतावनी भी दी है। हालांकि अब सलमान खान के जो घर की सुरक्षा है उसको चाक चौबंद किया गया है। तो फिलहाल देखिए मोनिका भी इस खबर को आपको दिखाने जा रही है किस तरीके से इस खबर को तरजीह दी है न्यूज़पेपर ने, जो कि सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये देखिए अमर उजाला के पहले पेज पे से जगह मिली है। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। और देखिए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये ट्रेलर है, अगली बार गोली घर पर नहीं चलेगी। सीधे सीधे चेतावनी है, बड़ी चेतावनी है सुरक्षा को लेकर सलमान खान की। देखिए सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर रविवार सुबह की बात है जब 5 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश 4 गोलियां दागकर फरार हो गए थे। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा गया है जिसमें धमकी दी है और कहा गया है कि अगली बार गोली जो है वो घर पर नहीं चलेगी। और अमेरिका में छिपकर बैठे गैंगस्टर अनमोल ने लिखा है कि जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। ये सीधे सीधे जो है कहीं ना कहीं ये धमकी भरा ही हो सकता है और खतरा जो है वो बड़ा हो सकता है सलमान खान के लिए। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब हम साथ साथ में मूवी आई थी और जब चिंकारा का पूरा शिकार का मामला सामने आया था और किस तरीके से सलमान खान घिर गए थे, और ये तभी से यूँ कह सकते हैं जो रंजिश हो गई है वो तभी से चली आ रही है। हालांकि सलमान खान ने पहले भी कहा है कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वतः संज्ञान ही ले लिया गया है बिश्नोई के द्वारा कि अब सलमान खान को मारा जाएगा। हालांकि ये खबर बहुत संजीदा है, क्योंकि आप एक सिने स्टार के बारे में, वो भी आम तौर पर सीधे तौर पर इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं और इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसमें यह भी लिखा है कि तुमने दाऊद और छोटा शकील को जिस तरह से भगवान मान रखा है, हम जो है इसमें हमने इसके नाम पे 2 कुत्ते पाले हुए, इस तरह की बातें जो है, इस तरह के शब्द जो हैं वो लिखे गए हैं धमकी जब लिखी हुई है, पोस्ट पर जब लिखा गया है। और देखिए इसके बाद पुलिस ने सलमान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। और CM एकनाथ शिंदे ने भी सलमान खान से फोन पर बातचीत की है और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। पुलिस लगातार अलर्ट बनी हुई है ताकि किसी भी तरह की जो है वो चूक ना होने पाए। देखिए सलमान खान एक बड़े अभिनेता है, एक बड़ा चेहरा है और बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। और अगर सलमान खान पर कोई बात आती है तो ज़ाहिर तौर पर वो अखबार की सुर्खियां बनती हैं, टीवी की हेडलाइंस बनती है, क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग सलमान खान की है। और फ़ैन फॉलोइंग के अलावा मोनिका, कोई भी किसी को सरेआम इस तरीके से धमकी नहीं दे सकता, चाहे वो कोई आम साधारण नागरिक क्यों ना हो। जाहिर सी बात है सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है और इसके अलावा उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद अब कर दिया गया है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि राज निवास और आप सरकार में टूटा है संपर्क। 25 दिन से कोई संवाद नहीं हुआ। आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। देश की राजधानी में राज निवास और दिल्ली सरकार के बीच संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। करीब 25 दिन से दोनों के बीच कोई सीधा संपर्क या औपचारिक संवाद मोनिका नहीं हुआ है। बिल्कुल, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है दोनों ही तरफ से।
लगातार जो है बातचीत की जा रही है, लेकिन संपर्क जो है वो भी नजर नहीं आ रहा है। वो संपर्क जो है, वो जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली पर तो पिछले दिनों से लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, 21 मार्च की वो तारीख जब ईडी ने उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार किया था, और अभी अरविंद केजरीवाल देखिए तिहाड़ जेल में बने हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो लगातार ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। देखिए, इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पद पर बने रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो लगातार एकजुट है। देखिए, संपर्क थम गया है, ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में कोई सेतु नहीं रहा। हमेशा से आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में तनातनी की खबरें आती हैं। तो सीएम के जेल में होने से नहीं जा रही फाइलें, एलजी की बैठकों में भी नहीं पहुंचते मंत्री, ये एक बात फिर से सामने आ गया क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में कभी नहीं बनी। यही मौलिक तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। हालांकि अरविंद केजरीवाल का यही दावा है कि सरकार चलेगी तो जेल से ही चलेगी, हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एलजी को लिखे जा रहे पत्र अनदेखी कर रहे हैं आपके नेता। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में संपर्क टूटने का आरोप पूरी तरीके से निराधार है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री आतिशी का। दिल्ली की जनता के हित में एलजी को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली सरकार अब इस मुद्दे पर उनके अगले कदम का इंतजार करेगी। तो फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर एलजी ये कह रहे हैं कि यदि हम कोई मीटिंग बुलाते हैं तो दिल्ली सरकार के कोई मंत्री उसमें नहीं आते और अधिकारियों पर अलग से दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप बीजेपी का रुख करेंगे तो बीजेपी यानी कि इस वक्त विपक्ष जो दिल्ली सरकार में है, वो ये कह रहा है कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि आप बहुत लंबे वक्त तक जेल के अंदर बंद रहे और वहां से आप सरकार चला लें। तो फिलहाल जो तनातनी है वो लगातार मोनिका दिल्ली में बनी हुई है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। इससे पहले राहत उन्हें नहीं मिली थी। हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। तब आज के लिए सुनवाई की बात कही गई थी। देखना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलती है कोर्ट से, क्या वो जेल से बाहर जा पाते हैं। चूंकि फिलहाल इसी बात को लेकर, जैसे कि दीपिका भी जिक्र कर रही थी, लगातार रसाकशी इस बात पर जारी है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि ईडी ने जो गिरफ्तारी करी है वो न्याय संगत है, वो सबूतों के आधार पर है। इस बीच आपको याद होगा संजय सिंह को जो जमानत मिली थी उसी को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आधार मान लिया है। हालांकि आपको ये भी याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी संजय सिंह को, ये साफ तौर पे कह दिया था कि इसे आप नजीर न बनाएं, ये नजीर नहीं है उन आरोपियों के लिए जो जेल में शराब नीति घोटाले में जेल में बंद है। अब देखना आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, अदालत की तरफ से इससे पहले ये भी कहा गया था, जब एक अपील दायर की गई थी और ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो अदालत ने ये भी कहा था कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर वो इस्तीफा देना चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो दोनों ही तरफ से जो है पाला देखें तो अगर बराबरी पर नजर आ रहा है, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि वो उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता थे जिन्होंने याचिका लगाई थी कि आप जेल के अंदर भीतर रहते सरकार नहीं चला सकते। हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई, ना फटकार लगाई ना सिर्फ बल्कि जुर्माना भी ठोका था। तो फिलहाल चूंकि हम इसलिए कह सकते हैं मोनिका कि अरविंद केजरीवाल पर आप दबाव नहीं बना सकते, बीजेपी दबाव नहीं बना सकती कि वो इस्तीफा दें। इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो लगातार दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। देखिए दीपिका, बीजेपी अगर दबाव बना रही है तो उनका काम भी है, चूंकि वो विपक्ष में है दिल्ली में, तो विपक्ष का काम है उंगलियां उठाना और सरकार का काम है अपना काम करना, उस दबाव के बीच में काम करना। ये वही हम देखना चाहेंगे मोनिका कि ये कब तक चीजें जो हैं ये चलती ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है ये तमाम चीजें बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं जा सकती। अब इसके बीच में क्या बीच का रास्ता आम आदमी पार्टी निकाल पाती है
और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो न्याय संगत नहीं है। इसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और देखिए, जब हाईकोर्ट से फटकार लगी थी, हाईकोर्ट ने जब याचिका खारिज की थी, राहत नहीं दी थी, तो सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा था कि हम पूरे यहाँ पर ग्रैटिट्यूड से कहना चाहेंगे कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की बात जो है अब वो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जाहिर सी बात है, चूंकि देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप जा सकते हैं अपनी सुनवाई के लिए, और यूँ कह सकते हैं आपको यदि ऐसा लगता है कि एक कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय नहीं दिया या फिर फैसला नहीं लिया, तो आप अपील कर सकते हैं, इसके आप अधिकारी हैं। तो देखना होगा कि आज राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, ये नहीं। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे। देखिए, आपको बता दें कि सरबजीत के हत्यारे तांबा की पाक में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी लश्कर तैयबा के संस्थापक रहा है हाफिज सईद का करीबी हत्यारे की हत्या कर दी गई है। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई अखबारों में खबर छपी है। देखिए, अमर उजाला में भी पहले फ्रंट पेज पे इसको जगह मिली है, जिसमें ये देखिए जिक्र किया गया है, पाकिस्तान में सरबजीत के हत्यारे अमीर की हत्या। पाकिस्तान में मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के हत्यारे अमीर सरफराज तांबा की रविवार को लाहौर में बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है। लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी था। उसने आईएसआई के इशारे पर कोट लखपत जेल में सरबजीत की हत्या की थी। पंजाब के तरनतारन निवासी किसान सरबजीत 30 अगस्त 1990 को गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे। वहां उन्हें जासूसी के आरोप में पकड़ लिया था। इसके बाद 1991 में लाहौर और फैसलाबाद हुए धमाकों में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुना दी गई थी। बिल्कुल, देखिए, आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा था कि तमाम जो आतंकवादी हैं वो भारत सरकार उनको एक एक करके टारगेट कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस पूरी खबर को कोई जगह नहीं दी थी, सिरे से इन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया था और इसको बाकायदा इसको तरजीह दी गई थी, छापा भी गया था। लेकिन सरबजीत का मामला आपको याद होगा मोनिका, किस तरीके से सरबजीत को निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सरबजीत को नहीं छोड़ा था और उसके लिए बाकायदा आपको याद होगा एक मूवी भी बनी थी सरबजीत को लेकर। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो दोगला व्यवहार है ना, इसको साफ तौर पर दर्शाते ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरबजीत के परिवार के लिए राहत की खबर है कि सरबजीत के हत्यारे की अब हत्या हो गई। अगर हम इमोशनल एंगल से इसे देखें तो कहीं ना कहीं इंसाफ तो यकीनन होता ही है, चाहे वो कितना भी डिले ही क्यों ना हो, भले ही उसे यहाँ पर इंसाफ ना मिले। और इसी वजह से देखिए, पाकिस्तान में लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती रही हैं। तमाम ऐसे जो आतंकी हैं वो मारे जाते हैं जिनका लिंक जो होता है वो इंडिया से रहा हो। आपको याद होगा किस तरीके से, चाहे अब ये सरबजीत के हत्यारे की बात करें, और इसके अलावा आपको याद होगा कि जो पूरा आतंक जिन्होंने फैला रखा था, हम बात करते पंजाब की, वहाँ पर भी किस तरीके से वहाँ का जो आतंकवादी था उसको भी पाकिस्तान में मारा गया था। तो फिलहाल कनाडा भी उसका एक सेंट्रल पॉइंट रहा था, वहाँ पर भी ऐसे आतंकवादी जो हैं वो फलते फूलते हैं, पूरा जो इंडिकेट है अपना सिंडिकेट है वो वहीं से ही चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने भी सुना होगा किस तरीके से साफ तौर पे राजनाथ सिंह ने भी कहा कि यदि आप आतंकवाद से ग्रसित हैं और आप ये चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो, तो आप भारत के साथ हाथ मिलाइए। ये खुला ऑफर दिया है। बिल्कुल, भारत मदद के लिए तैयार है और सख्ती से भारत अब पेश आने लगा है आतंकवाद को लेकर। और पड़ोसी मुल्क को भी कहीं ना कहीं नरम रवैये में सख्त बात जो है वो भारत सरकार की तरफ से कह दी गई है कि अगर आप अपने अंदरूनी आंतरिक मामले से नहीं निपट पा रहे, अगर आप आतंकवाद का खात्मा नहीं कर पा रहे, तो भारत से मदद ले ले। भारत फौरी मदद के लिए तुरंत तैयार है। और देखिए, इससे पहले जब कभी हमने भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो कहीं ना कहीं भारत का कड़ा रवैया देखने को मिला था। यानी आतंकवाद के खिलाफ आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी, आतंकवाद को परोस रहे हैं दूसरे राष्ट्रों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे बचे हुए हैं, आप खुद भी आतंकवाद की जद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, और आपके अंदर ही कितने ऐसे संगठन पल रहे हैं जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम राष्ट्रों को आतंकवाद की चपेट में घेरे हुए हैं और लगातार टारगेट करते नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर ये बयान और ये खबर बहुत
खास हो जाती है। मोनिका, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए 9 साल बाद सबसे ठंडा रहा है 14 अप्रैल यानी कि कल का दिन। अमर उजाला में यह खबर छपी है। देखिए राजधानी में 2 दिन से लगातार रुक कर बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे रहा है। 9 साल बाद 14 अप्रैल का दिन सबसे ठंडा रहा है। इससे पहले 14 अप्रैल 2015 में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा था। रविवार को यह तापमान मैक्सिमम 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। सुबह से ही जो है कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली। देखिए 14 अप्रैल कई मायनों में खास हो जाता है। कल का जो दिन है, कल महावीर जयंती का दिन था। और देखिए अगर हम बात करें बंगाली कैलेंडर की, तो कल के दिन जो है न्यू ईयर कहा जाता है बंगालीज में 14 अप्रैल को। तो ऐसे में कई मायनों में ये दिन खास रहा। और देखिए अगर हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहत जो है यकीनन वो जो है लोगों को मिली थी। देखिए अभी आप देखिए जिस तरीके से मौसम जो है लगातार करवट बदल रहा है और इस बीच एकदम से जो चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी थी, दरकार थी कि आप बारिश जरूर हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीषण गर्मी की चपेट में आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के मौसम का हम जिक्र करें, देखिए मोनिका उस खबर को दिखा भी रही है, हम आज का जिक्र कर लें या फिर कल की बात करें तो 14 अप्रैल का दिन बहुत ठंडा दिन रहा। राजधानी में 9 साल के बाद वो दिन महसूस किया गया है जब पारा जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और लोगों ने बड़ी राहत ली। देखिए ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है मोनिका, आपने जिक्र तो किया पंचांग के अनुसार संडे का दिन था और इतवार का दिन ये होता है और मौसम सुहावना होता है, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलते हैं। तो उन लोगों के लिए दिन बड़ा अच्छा था कि कल जो अपने परिवार के साथ घूमने निकले होंगे और इस दिन का लुत्फ उठा रहे होंगे। और देखिए मौसम विभाग ने सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और धूल भरी आंधी की संभावना भी जाहिर की जा रही है। और देखिए इस दौरान हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 33 और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। यानी कि अच्छे मौसम के साथ थोड़ी थोड़ी चेतावनी भी है आपके लिए कि आप अपने मौसम का लुत्फ भी उठाइए, लेकिन आंधी तूफान भी आ सकता है, इसका भी आप ख्याल रखिए। और देखिए इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे तेज हवाएं और बारिश होने की भी संभावना है। तो अपना ख्याल रखिए, मौसम का लुत्फ आप उठाइए, लेकिन बारिश भी हो सकती है और धूल भरी आंधी चल सकती है। इसको लेकर भी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर रखी है। लेकिन इस बीच देखिए चूंकि हवा तो चल ही रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं राहत तो यकीनन देखने को मिली ही है, क्योंकि बहुत तेज धूप थी अचानक से अप्रैल के महीने में। और ये भी इस बार संभावना जताई जा रही है कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजरायल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हुई है। जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। आशंका के अनुरूप ईरान ने रविवार को इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में एक बच्ची के घायल और वायुसेना के नुकसान की खबर है। देखिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए इजरायल पर ईरान की मिसाइलों की बौछार हुई है। ये देखिए वो खबर भी दिखाई गई है, वो फुटेज भी दिखाई गई है। अब जरा इस खबर को आप समझिए, क्योंकि आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले किस तरीके से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जो हिंदुस्तानी जाने का प्लान कर रहे हैं ईरान और इजरायल में, तो आप अपने प्लान को रोक दीजिए। जो वहां के लोग हैं आप सकुशल घर वापस आइए। चले कि आपको ये बता दें क्या कहा और किस तरीके से हुआ। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों के हमले हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस संग मिलकर इजरायल ने किया इसे विफल। तो 1% मिसाइलें ही पहुंची थी। और इसी के साथ आपको बता दें एक बच्ची घायल हुई, वायुसेना अड्डे को नुकसान हुआ है। ईरान ने कहा कि दूतावास पर हमले का जवाब इजरायल ने पलटवार किया और करारा और जबरदस्त किया जाएगा। एक ड्रोन क्रूज मिसाइलें नहीं पहुंची इजरायल। देखिए इसे आप ऐसे समझिए, चूंकि आशंका के अनुरूप भारतीय समय के अनुसार किस तरीके से ये हमले किए गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें किस तरीके से मिडिल ईस्ट जो है वह कहीं ना कहीं वापस से युद्ध की चपेट में मोनिका है। और यही एक बड़ी वजह है जो आप तमाम अखबार दिखा रही हैं, बिल्कुल उस खबर को तरजीह दी गई है। और देखिए एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान का हमला मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में अपना वजूद बचाने की बड़ी कोशिश है, चूंकि उसका वजूद अब खतरे में नजर आ रहा है और इसीलिए अपने वजूद को बचाए रखने के लिए वो इस तरह के हमले कर रहा है। बिल्कुल, फिलहाल तो देखिए इस खबर को आप थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त स्थितियां बहुत खराब बनी हुई हैं और यही एक बड़ी वजह भी है कि बार बार चेतावनी और एडवाइजरी जारी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा।
वहाँ के लोगों के लिए भी कि आप अपना ख्याल रखिए और संभव है तो जल्द से जल्द आप भारत लौटिए। और यहाँ के लोगों से भी कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से जाने में आप फिलहाल बचिए। तो चलिए, चुनावी खबर अखबार पर नजर पर आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों और सुर्खियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।